Hello everyone. In this video, we are going to discuss about accounting standards, Indian accounting standard, international financial reporting standards. कुछ और accounting terminology हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करती हैं, like generally accepted accounting principles, IAS. सो इन सारी टर्म्स को हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी और अकाउंटिंग में इनका क्यों रोल है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने से पहले हमें स्टार्ट करना होगा फर्स्ट टर्म दैट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्या होते हैं ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स that business entity must follow when it prepares and presents its financial statements. जब भी किसी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है. गैप वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रेडी करने होते हैं, बुक्स में प्रिपेयर करने होते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए थे, कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए थे. तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने हैं जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करेंगे. कॉम्बिनेशन है ये कुछ स्टैंडर्ड्स का जो एक बोर्ड ने बैठकर बनाए हैं. आपके कॉमनली एक्सेप्टेड वे है रिकॉर्डिंग करने के किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को. जब भी आप बुक्स को रेडी करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, इन ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है. और ये ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड ऐसे ही नहीं है, ये इसके लिए पूरा एक आपको पॉलिसी बोर्ड सेटअप हुआ था और उस बोर्ड ने ये स्टैंडर्ड्स दिए थे that is compulsory for every organization, business entity और company to follow. इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे हमने इनको नाम दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज IFRS. और ये ही ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स अब इंडिया के लेवल पे जाने गए तो इंडिया के लेवल पे इनको नाम दिया गया AS और इंड AS. बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे इन ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात की गई इंटरनेशनल लेवल पे तो इनको नाम दिया गया IFRS. और जब इंडिया के लेवल पर इनको बोला गया तो इन ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स का नाम रखा गया AS या इंड AS. क्या होते हैं ये ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the government with the support of other regulatory bodies like Ministry of Corporate Affairs, issuing accounting standards for corporate in consultation with National Financial Reporting Authority. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए थे? गवर्नमेंट ने इशू किए थे. और किसके सपोर्ट से इशू किए थे? आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सपोर्ट से इशू किए थे. और ये बने कैसे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? किसकी कंसल्टेशन से बने थे? नफरा की कंसल्टेशन से बने थे. किसने बनाए थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए थे. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने. किसकी कंसल्टेशन से? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंसल्टेशन से. फिर इशू किसने किए? इशू किए गवर्नमेंट ने. और किसके सपोर्ट से इशू किए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सपोर्ट से. क्या कवर कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यहाँ पर इन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए थे, कुछ एस्पेक्ट्स रखे थे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का. रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, लाइक आप किसी भी किस इवेंट को, किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करेंगे. रिकॉग्नाइज मतलब कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएगी, कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, किस तरह से उनको मेजर करना है, क्या आपका मेजरमेंट का क्राइटेरिया होगा, बेस होगा. उस ट्रांजैक्शन को, उस इवेंट्स को बुक्स में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कितनी इंफॉर्मेशन को आपको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है. इन 4 पैरामीटर्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए. रिकॉग्निशन, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को, किस किस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, इस चीज का बेस बताया गया. फिर आपको ये बताया गया कि उनको कैसे मेजर करना है, देन प्रेजेंट कैसे करना है बुक में, और लास्ट में उस इंफॉर्मेशन को हमें किस तरीके से डिस्क्लोज करना है. जो ये काउंसिल थी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जिस काउंसिल ने इशू किया था, बनाया था इस काउंसिल ने, उस काउंसिल का नाम था ICAI. इसने आपको इनिशियली 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दी थी सबसे पहले एट प्रेजेंट, लेकिन बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ऑन अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको विड्रॉ कर लिया गया था 6
और 8 को। 6 डेप्रिसिएशन के लिए था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 8 आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था। तो ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में अभी वर्क कर रहे हैं। अकाउंटिंग 6 ऑन डेप्रिसिएशन को रिमूव कर दिया गया था। डेप्रिसिएशन को यहाँ पर नहीं शो कराया था, डेप्रिसिएशन को उन्होंने बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके साथ भी ही डेप्रिसिएशन को शो करते हैं हम आज के टाइम पे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन पहले बताता था, आज के टाइम पे इसको रिमूव कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये बोर्ड बना कब था? 1977 में। 1977 में बोर्ड बना था। बोर्ड मतलब इसमें कुछ आपके एक्सपर्ट लोग बैठे थे, डिस्कस किया था, रूल्स रेगुलेशंस को डिसाइड किया गया था। तब इस बोर्ड ने ये कुछ हमारे को स्टैंडर्ड्स बनाकर दिए थे which have to be compiled with the business entities, जिनको business entities को follow करना था। Financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles। तो इस जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? Main objective of accounting standard is to remove variations in the treatment of several accounting aspects and to bring about standardization in presentation। Accounting standards का मेन पर्पस ही ये था कि जो आप बुक्स को रेडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी कर रही हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उनमें स्टैंडर्डाइजेशन लाया जाए, उनमें सिमिलराइजेशन लाया जाए। They intend to harmonize the different accounting policies followed in the preparation presentation of financial statements by different organizations। मेन पर्पस इनका यही था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करेंगी। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को कंपैरिजन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेगा, अपने अकॉर्डिंग आप कंसिडर करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। जब जिस चीज़ का मन करेगा उसको आप शो करेंगे, मार्केट वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू में प्रॉब्लम होगी कि आपने कोई मशीनरी परचेज करी किस वैल्यू पर दिखाएं। इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया। जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स क्लास में एक पर्टिकुलर हमने स्टैंडर्ड बना दिया, आपको यूनिफॉर्म में ही आना है, ये रूल्स रेगुलेशंस हमने बना दिया, आपको इस टाइम पर ही आना है। तो इस चीज के लिए बुक्स में अकाउंटिंग में कंपैरिजंस के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स लेकर आए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए। तो इंडिया में जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, ये आपके दो पॉइंटों से आए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या चीज थी? एएस और इंड एएस। एएस आर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन इंडिया फॉर डिकेड्स। जो आपके ये एएस थे ना, ये पहले फर्स्ट टर्म जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही थी। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही इशू किए गए थे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, बट हमने इनको टाइम टू टाइम हमें इनको चेंज करना पड़ा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर दे रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और जब धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज लेवल पे काम करने लगी, ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट करने लगी, तो हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत हुई, और ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत हुई। जब हमारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इतने लार्ज लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट करने लगी, ग्लोबल लेवल पे वर्क करने लगी कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को compete करने लगी, तो हमने अपने एएस को और मॉडर्नाइज करके और कन्वर्ट करके, चेंज करके उनको इंड एएस के नाम से आईएफआरएस के इक्वल लाने के लिए एक उनको इंट्रोड्यूस कराया। एएस को आईएफआरएस के इक्वल लाने के लिए हमने इंड एएस का इंट्रोडक्शन किया। समझ रहे हैं? सबसे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे और डिकेड्स तक ये ही यूज हो रहे थे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एएस के अकॉर्डिंग ही वर्क करती थी, बट जब ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लार्ज लेवल पर अपना वर्क प्रेजेंट करने लगी और ग्लोबल लेवल पर compete करने लगी, तो हमें अपने एएस को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ा, मॉडर्नाइज करना पड़ा, आईएफआरएस के इक्वल लाना पड़ा। इसके लिए हमने एएस को चेंज करके इंड एएस में कन्वर्ट किया। तो इंड एएस क्या है? आपके सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
तो इंड एएस आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज द कॉरस्पॉन्डिंग आईएफआरएस। तो इंड एएस को हमने इस तरीके से कन्वर्ज किया, इस तरीके से प्रेजेंट किया, मॉडर्नाइज किया कि वो आईएफआरएस के इक्वल स्टैंड कर सके। इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, set of financial reporting standard harmonize with the international financial reporting standards। so IND AS क्या है? वो ही है जिनको हमने IFRS इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के इक्वल लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया टू एनहेंस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर इंडियन कंपनीज as Indian businesses expand their global reach, converging local reporting practices with international standard has become essential। क्योंकि इंडियन बिजनेसेस एक्सपेंड कर रहे थे, हम ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहे थे, तो हमारे को अपने लोकल प्रैक्टिसेस को कन्वर्ट करना पड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो जब हमने अपने लोकल प्रैक्टिस को, लोकल स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट करा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने? इंड एएस। लोकल प्रैक्टिस थी आपकी एएस, उसको हमने कन्वर्ट करा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और जब हमने उसको कन्वर्ट करा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो उसको नाम दे दिया गया इंड एएस। इज दैट क्लियर? इनिशियली हमने जो टर्म यूज करी थी दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। बट विद टाइम जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा था, इंडियन बिजनेसेस बढ़ रहा था, ग्लोबल लेवल पे हमारी रीच हो रही थी, तो हमने अपने लोकल प्रैक्टिसेस को कन्वर्ट किया फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के लिए। और जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो एएस का नाम चेंज करके हमने बना दिया इंड एएस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with ICAI decided to converge and not to adopt IFRS issued by IASB। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने ICAI के कंसल्टेशन के साथ में अपने इंड एएस इंट्रोड्यूस किए। हमने जो IFRS थे, IFRS बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं जो दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज को अडॉप्ट करने होते हैं, और ये IFRS बनाए थे IASB ने। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन आईएफआरएस को इशू नहीं किया, इन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, इन्होंने अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए, तो हमने उसको क्या नाम दिया? इंड एएस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आईसीएआई का ये कहना था हम अपने एएस अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, हम इंटरनेशनल आईएफआरएस फॉलो नहीं करेंगे। सो इंड एएस क्या थे? इंड एएस कन्वर्ज स्टैंडर्ड हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, किसके सुपरविजन एंड कंट्रोल में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई के कंट्रोल में। और किसके कंसल्टेशन में? नफरा के कंसल्टेशन में। तो हमारे आईसीएआई ने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए नफरा के कंसल्टेशन से, और गवर्नमेंट ने उनको इशू किया। Ind AS named and numbered the same way as the corresponding international financial reporting standards और international accounting standards। अब जो ये Ind AS थे ना, ये हमने बनाए हैं, हमारी ICAI ने बनाए हैं गवर्नमेंट के साथ में, बट हमने कहाँ से हेल्प ली है इनको? हमने हेल्प इनको IFRS इंटरनेशनल वालों से ही हेल्प ली है, या उनके नाम से ही हमने इनको एक तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, बट हमने बनाए अपने हैं, हमने उनके कॉपी नहीं किए। अपने इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट के को ध्यान में रखते हुए हमने उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करे और अपने इंड एएस बनाए। अब जो आपका ये आईसीएआई था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनिशियली इसने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे, जिसमें से 29 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए किसने थे? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। और ये बोर्ड आपका कब स्टैब्लिश हुआ था? 1977 में। इस बोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप कंपनीज के लिए, इंडिया के कॉर्पोरेट्स के लिए, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आइए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इस पॉलिसी पे वर्क किया और आईसीएआई को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना कर दिए। पर्पस क्या था इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज करना, यूनिटी लाना, सिमिलरिटी लाना,
जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं उनमें एक सिमिलरिटी लाना, लाइक आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिसाइड कर दिया गया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स रेडी करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, लाइक आपको बताया गया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट रहेगा, एसेट्स क्या होंगे, लायबिलिटीज क्या होंगी, किस चीज को एसेट्स कंसिडर करना है, किस चीज को लायबिलिटीज कंसिडर करना है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए। Indian accounting standards are converged with international financial reporting standards. So अब जो ये इंडिया के AFC कहाँ से आए, ये हमने IFRS से ही लिए हैं, उन्हें ही कन्वर्ट करके अपने AS बनाए हैं। Is that clear? क्या ऑब्जेक्टिव था इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, डिस्कस करते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए, क्या जरूरत थी इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था आपका यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलरिटी। तो इंड एएस का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितना भी आपका अकाउंटिंग वर्क हो रहा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, उन सारे वर्क को एक सिमिलर वे में प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फॉर्मेट्स रेडी करना, मेथड्स डिसाइड कर देना कि आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग बुक्स को रेडी करना है। अकाउंटिंग ईयर जनरली आपको हर एक साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करना है, आपको बुक मशीनरीज को, एसेट्स को उनकी कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। तो ये सिमिलरिटी होनी चाहिए ना। अगर इंडिया में 4 इंडस्ट्रीज हैं तो चारों इसी फॉर्मेट के बेस पे वर्क करेंगी। ऐसा नहीं होगा ना कि आप अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहे हैं या आप अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करने हैं। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आए, यूनिफॉर्मिटी हो, सिमिलरिटी हो। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं इंडिया में, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक स्टैंडर्ड वे में रेडी करें, एक कॉमन वे में रेडी करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, इंटरनेशनल कन्वर्जेंस। One of the Indian accounting standards primary goal is to convert Indian accounting standard with international financial reporting standards. एक मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये भी था कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाए कि कल को अगर हमारे को इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको प्रेजेंट करना हो तो आप इनको प्रेजेंट कर सके। हमारे एएस हमने जो एएस लिए हैं वो लिए तो हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से ही है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से रेडी करना कि इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर सके, इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सके, और जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हैं ये हमारी उसमें भी हेल्प हो सके। कल को अगर आपको दूसरी कंट्री के से ट्रेड करना है या दूसरी कंट्री में आपको ट्रेड करना है तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको हेल्प ली जा सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव था आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रेडी कर रहे हैं, इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने में आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिस चीज के लिए बोल रहे हैं, आपको जहां पर जो चीज शो करनी है, जितना कैश का फ्लो आपको जिस तरीके से शो करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही शो करेंगे। आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है आपकी मार्केट में। तो ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके बिजनेस में पैसे में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने का ये भी था कि जब रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो चीजें क्लियर होंगी। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे हैं, आप उनको एक रिलायबल फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेफ रहेगा और कहीं ना कहीं ये उनका अमाउंट को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने का ये भी था facilitation of cross border transaction. Convert with IFRS facilitate cross border transaction investment by reducing the complexity of reconciling financial statements prepared under different accounting standards. अब अगर एक मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होगा तो हर 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी। अब प्रॉब्लम आएगी कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिकंसाइल किया जाए, कैसे इनको मैच किया जाए, कंपेयर किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंटरनेशनल IFRS के अकॉर्डिंग ही थे। तो अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर इंडिया चाइना से ट्रेड करती है या इंडिया यूएस से ट्रेड करती है, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं
प्रिपेयर तो उसके अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं ना भाई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस किए गए, कहाँ से लिए गए, IFRS से लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम उनके ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो कल को अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप दूसरी कंट्री से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं वो तो प्रॉपरली रेडी है ना, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हैं। तो कल को आपको ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब डिस्कस करते हैं फिर ये IAS क्या होता है या IFRS क्या होता है। London based group, namely the International Accounting Standard Committee, issued the International Accounting Standards. एक ग्रुप था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इसने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये क्यों इशू किए गए? टू प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। ये जो IAS थे ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1997-1999 के बीच में जो ये आपका कमिटी थी IASC, ये रिस्ट्रक्चर्ड हुई और इसने अपना नाम दोबारा से क्या रखा? IASB। रिस्ट्रक्चर्ड हुई और अपना नाम चेंज करके IASB इंट्रोड्यूस किया। और IASB ने अपना काम करना कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 2001 से। 1997-1999 के मिड में IASC रिस्ट्रक्चर्ड हुई और अपना नाम चेंज किया IASB और वर्क करना स्टार्ट किया 2001 से। तो जो ये आपकी कमेटी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो IAS लेकर आई थी, अब ये किस नाम से जाने जाने लगी? IASB के नाम से। अब जब इसने अपना नाम चेंज किया तो इसने ये भी बोला कि भाई जब हम IASC थे तो हमने इशू किए थे IAS, लेकिन अब जब हम IASB बन गए हैं तो अब हम इशू करेंगे IFRS। ध्यान रखिएगा, IAS तब ये भी स्टैंडर्ड से IASB और IFRS भी स्टैंडर्ड ही है, बट IAS किसने इशू की? IAS इशू की थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने। IFRS किसने इशू की? IFRS इशू की इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। तो IASC को बाद में चेंज करके क्या बना दिया गया? IASB। तो IASB जो ये बोर्ड बना था आपका, इसने IASC के स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट नहीं किया, बस उसी में अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को ऐड कर दिया। क्लियर है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थे, ये प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड से कोई रूल नहीं था जो आपको फॉलो करना ही करना है। ये प्रिंसिपल से दैट आर एडवाइजेबल टू फॉलो। इट इज इशूड बाय IASB, ये एक बोर्ड ने इशू किए थे, issued with the intention of applying these standard across globe on a consistent base। बस ये जो आपके IFRS थी ये ग्लोबल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई, और जबकि IND-AS क्या थे आपके इंडिया के लेवल पर इंट्रोड्यूस किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। Ensure high quality transparent reporting that would ensure comparability among entities across globe। क्लियर है? एक बार और इनका समराइज में डिफरेंस देखते हैं। IFRS या IAS क्या थे? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली, जिनको ग्लोबल लेवल पे कंपनीज को या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटिटीज को फॉलो करना था। और जबकि IND-AS क्या थी? ये इंडिया के अडॉप्टेड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो हमने कहाँ से लिए थे? IFRS से लिए थे। अब IFRS किसने इशू किए थे? IFRS इशू किए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। और IND-AS किसने इशू किए थे? IND-AS इशू किए थे आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। इशू आपके इशू किए थे ICAI ने। एप्लीकेबिलिटी, अब जो आपके IFRS है कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? ये एप्लीकेबल होते हैं आपके जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज थी, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आपकी, उन सभी कंट्रीज में ये अप्लाई होते हैं, और ग्लोबली 168 कंट्रीज में IFRS को अप्लाई करना है। लेकिन IND-AS कहाँ यूज होते हैं? IND-AS आपके एप्लीकेबल हैं इंडिया में, जितनी भी आपकी इंडिया की लिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, या जितने भी आपकी नेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं। IFRS कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज कंप्लाइंग विद IFRS, और IND-AS में ऐसा किसी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और IFRS में आपको डिस्क्लोज करनी होती है कि भाई आपने IFRS को फॉलो किया है। सभी कंपनीज को शो करना होता है कि हम IFRS के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। IFRS में आपको स्टेटमेंट स्टडी करने होते हैं, लाइक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और इंड AS में आपको प्रिपेयर करने होते हैं स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो इंड AS 1 है ये कहाँ से आया? ये हमने जो आपका IFRS था या IAS 1 था, पहले इनिशियली तो IAS थे ना, तो स्टार्टिंग में IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने उसको अपने ही नाम से इंड AS के नाम से प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्दो ये सेम ही है बट हमने इसको अपने नाम से बोला कि हम इसको इंड AS के नाम से प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका IAS 2 था इन्वेंट्रीज, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को आप कैसे शो करेंगे बुक्स में, तो हमने इंड AS 2 में यहाँ पर इन्वेंट्रीज को बताया कि हम इन्वेंट्रीज को कैसे शो करेंगे। ऑल्दो हमने सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी किया है बट हमने इनको यही बोला कि हम इनको अपने नाम से प्रेजेंट करेंगे कि क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ IAS 21, IAS 23, IAS 24, IAS 41 तक हमने इंड AS के नाम से प्रेजेंट किया, लेकिन इसके बाद जब IFRS आया, IAS के बाद में IFRS आ गया था, आपका जो IASB था ना, IASB ने IFRS इशू किए थे और IASC ने IAS इशू किए थे। तो जो आपका बोर्ड था जिसने IFRS इशू किए थे, जब से IFRS आने लगे तो हमने इंड AS को यहाँ पर आपका लास्ट 40 आपका जो इंड AS था उसके बाद में हमने इनको नाम दिया 101, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सेम कंटिन्यूएशन में करती तो जैसे IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, 4 कर इसके बाद हमने करा तो हमने यहाँ पर 101, 102, 103, 104 इस तरीके से इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, क्योंकि अगर आप इसको सेम टू सेम करते तो प्रॉब्लम आती ना। अगर आप इसको वापस से IAS के नाम से करते तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे ना, IAS तो पहले हो चुका था, तो हमने इसको नाम दिया IFRS 1 और यहाँ पर हम इंड AS 1 भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इंड AS 1 तो हम पहले लिख चुके हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये IFRS से लिया गया है, इसको हमने नाम दिया इंड AS 101, इंड AS 102, इंड AS 103। तो 101, 102 मतलब ये वाला पोर्शन हमने कहाँ से लिया? ये पोर्शन हमने IFRS से लिया है। इज दैट क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।